यूएई पहला अरब का देश बना और विश्व का छठा जिसने सक्सेसफुली अपना कौन मंगल मिशन जिसे होप नाम दिया गया, होप मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। तो ये आपका ये दूसरा यानी न्यूज थी जो आप कभी जब भी आंसर लिखें भारत व यूएई के संबंधों में तो ये पॉइंट आपके हर हालत में आने चाहिए। तो आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आपका है, अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो पर्यावरण से संबंधित सचिव थे उनको काफी डांट फटकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई। ये न्यूज में बनी हुई थी। तो इसमें जब ये डांट फटकार लगी तो कई इसमें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए फाना व फ्लोरा को बचाने के लिए, फाना का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन करना फाना कहलाता है, और फ्लावर्स फूलों का अध्ययन करना, वनस्पतियों का अध्ययन करना, प्लांट्स का अध्ययन करना, इसी को फ्लोरा कहा जाता है। तो फ्लोरा व फाना का मतलब भी आपको समझ में आ चुका होगा। फ्लोरा व फाना के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी में अभी हमने कहा ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के जो सचिव थे उनको क्या अच्छी डांट फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उनको डायरेक्शन दिया। और किसके लिए डायरेक्शन दिया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए अभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया है। तो कहा जैसे आप प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किए हो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिससे क्या कहा जाता है? गोडावन कहा जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता? गोडावन के नाम से जाना जाता है। उसकी भी हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हम प्रोजेक्ट टाइगर जैसे लेके आए हैं। तो उसी प्रकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम क्यों ना चलाएं? तो एक जवाब तलब किया, और जब जवाब तलब किया तो यहां प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों चर्चा पर चर्चा में आ गए। इसीलिए हमने इस टॉपिक को आज पूरी तरीके से क्या कवर करने की कोशिश की है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी मिनिस्ट्री आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो ध्यान दीजिएगा मिनिस्ट्री आप इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे पर्यावरण इसे किस नाम से जाना जाता? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा एक 1992, ये कब का? 1992। तो पहले हम प्रोजेक्ट एलिफेंट को यहां पर डिस्कस करने वाले। तो 1992 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आया जाता। अगर इसके पीछे का हम इतिहास जाने तो भारत वह देश है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यानी जो मीटिंग हुई वो बाद में हुई, लेकिन भारत के द्वारा उसके पहले से ही पर्यावरण संरक्षण को बचाने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन बात है 1972 की। 1972 में एक स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे सतत विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो सतत विकास सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये क्या बुलाया जाता है? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा जाता है कि पर्यावरण को अगर नहीं बचाया गया तो हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे और पर्यावरण की कीमत पर तो आगे जो संसाधन है उनके लिए बहुत खतरा उत्पन्न हो जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो। तो इसी की दिशा में भारत के द्वारा सबसे पहले एक कानून बनाया जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये भी आप अभी इसका चर्चा में आने वाला है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इसी के एक साल बाद भारत के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने अलग से कवर किया काफी डिटेल में। तो ये 1973 में। तो ध्यान दीजिएगा यहां दो चीजें चर्चा में है। एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यानी कौन? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया जाता। मंत्रालय पूछे तो इन दोनों के लिए, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो या प्रोजेक्ट टाइगर हो, इसके लिए मंत्रालय कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। तो ये आगे चल करके इसी के बाद 1992 में, 1992 में क्या लेके आया जाता है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक आवास में हाथी रह रहे थे उनके लिए बहुत ज्यादा मानव खतरा बन गया था। मानव हाथियों के बीच संघर्ष शुरू हो रहा था या अन्य प्राकृतिक कारणों से उनकी हाथियों की डेथ हो जा रही थी। तो उनकी उत्तरजीविता, उनकी सर्वाइवल रेट लगातार घटती जा रही थी, उनकी संख्या डाउनग्रेड हो रही थी, उनकी संख्या डिक्रीज हो रही थी, डिमिनिश हो रही थी, कम हो रही थी। तो उनकी संख्या को रोकने यानी घटती संख्या को रोकने के लिए और उनकी उत्तरजीविता, सर्वाइवल की अवधि को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। उसका उद्देश्य ही था कि कैसे हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाए। अब हम बात करते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आता है, 1992 में आता है, तब से लेकर अब तक क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है? तो जी हाँ, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में एक दो नहीं बल्कि 32 ये संख्या याद रखिएगा। वर्तमान समय में 32 एलिफेंट रिजर्व को स्थापित किया जा चुका है। हाथी रिजर्व कितने हैं? तो वर्तमान समय में 32 ध्यान रखिएगा एलिफेंट रिजर्व स्थापित हुए हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें तो ये 2022 का अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है। तो वर्तमान में टोटल कितने हैं? तो वर्तमान में 32 हैं। और लेटेस्ट वाला कौन है? तो अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है। अगस्ता मलाई ये कहां है? तो अगस्ता मलाई केरल में है। कहां है अगस्ता मलाई? केरल में। तो केरल का जो अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व है ये
कौन सबसे लेटेस्ट 32 है। एक और जो उत्तर प्रदेश का तराइन वाला एलिफेंट रिजर्व है उसको भी नोटिफाई कर दिया गया है। जैसे इसमें शामिल कर लिया जाएगा इनकी संख्या 32 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। फिलहाल के लिए भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसमें कितना दिया, तो ये एलिफेंट जो रिजर्व है इनकी संख्या 32 दी हुई है। इसके अलावा इनके संरक्षण के लिए यानी कौन कौन से और प्रयास किए जाने चाहिए। भाई हाथी की जो संख्या घट रही थी तो इनकी संख्या अचानक इंक्रीज हुई, तो ये कैसे इंक्रीज हुई उसके लिए कौन कौन प्रयास किए गए। अगर हम प्रयासों की बात करते हैं तो इनमें कौन एलिफेंट कॉरिडोर स्थापित किए गए। कौन, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब हुआ कि कुछ एरिया उनका बना दिया गया। मान लो एक आपका कोई ये है स्थान, एक ये पता है कि इससे होके हाथी गुजरते हैं, तो इसको क्या किया जाए, यहां ये इधर से और यहां ये इधर से, इसको क्या कर दिया जाए, बिल्कुल क्या कर दिया जाए, घेर दिया जाए, इनक्लोजर इसको कर दिया जाए। यानी इसके बाहर से कोई भी मानो कोई वाहन या किसी प्रकार का कोई अचानक ना आ जाए जिससे हाथी का झुंड जो गुजर रहा उनकी क्या एक्सीडेंट हो जाए, तो उनकी एक्सीडेंट होगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है जहां पर हाथियों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, यानी इसको संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, तो हाथियों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर। कितने इस प्रकार के भारत में एलिफेंट कॉरिडोर बने हुए हैं, तो 32 तो टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन 101 एलिफेंट कॉरिडोर को बनाया गया। एक दो नहीं, ऐसे हाथियों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए कितने 101 एलिफेंट कॉरिडोर को क्या किया गया है, लाया गया है। दूसरा और क्या किया गया, देखो बहुत सारा क्या होता है कि हाथी देखो बहुत सारा मानो क्या जंगल को नष्ट कर रहा अपने विकास के लिए, जल जंगल जमीन को चौपट कर रहा, तो इसी में कौन है, लाइनर नैरो हैबिटेट। लाइनर नैरो हैबिटेट which allows elephant to move between secure habitats are crucial for conservation। देखो दूसरा क्या होता है कि एक जो हाथी गुजरते हैं उसको, और लाइनर का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये यही बता रहे हैं कि ये आपका कोई अलग इसमें मान लेते हैं कि मान लो एक स्थान ये है और एक स्थान बी है। अब हाथी का गुजरना क्या है कि हाथी जो मेन तो ये हो गया, मेन इधर यहां आते जाते, लेकिन कभी कभी हाथी इधर भी गुजर जाते हैं, जो क्या सकरार, और यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर आपका रोड बना हुआ है, और कभी हाथी इधर भी चले जाते हैं, तो यहां पर क्या बना हुआ, रेलवे है, रेलवे है, यहां पर विद्युत पावर विद्युत वाली क्या है, यानी लाइन गई है। तो जो हाथी का जो ये अन्य एरिया थे जो इनको इतना सकरा कर दिया जाए, इतना सकरा कर दिया जाए कि हाथी इधर यानी क्या कर ना जा पाए, इधर यहां भी ना जा पाए, यहां ना जा पाए, यहां ना जा पाए, बल्कि इनके लिए जो संरक्षण ये वाला, ये मेन गली जो इनके लिए कॉरिडोर समर्पित एक कॉरिडोर स्थापित कर दिया गया। यहां से अगर इनको घूमना हो तो ए से बी की ओर जाएं और बी से ए की ओर जाएं। अगर ये ऐसे कर दिया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, उनका लाइनर नैरो हैबिटेट्स। उनके लाइनर हैबिट यानी जो लाइनर का मतलब हुआ चारों तरफ का फैलाव, यानी चारों तरफ अब सीधे हो करके जिधर मन हुआ उधर लाइनर यानी आपका नहीं जा पाएंगे, उसको सकरा कर दिया जाता है ताकि जो उनकी अनिश्चितता है क्योंकि किस दिशा से कब कौन सा वाहन आ गया और उसमें टक्कर हो गई, जिससे हाथी तो मरे ही, साथ में आदमियों की भी काफी क्या होती है दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, लाइनियर नैरो हैबिटेट। तो लाइनियर नैरो हैबिटेट को भी क्या किया गया, यानी इसमें कंजर्वेशन के लिए अपनाया गया। तो इसका नतीजा यह रहा कि भारत में हाथियों की संख्या कितनी हुई, इंक्रीज हुई। आप कहेंगे इसका फायदा मिला, बिल्कुल हाँ। तो हाथी संरक्षण के लिए यह पूछा जा सकता है कि जैसे चर्चा में शब्द रहा लाइनर नैरो कंजर्वेशन, ये किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता, तो हाथी के संदर्भ में, हाथी के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अब अगर भारत में हम डेटा की बात करते हैं तो भारत में कितना एशियन जो भारत में एलिफेंट पाए जाते हैं, इन्हें एशियन एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। विश्व की टोटल, ये डेटा याद रखिएगा, विश्व की जितने भी एशियन एलिफेंट है, विश्व की हाथी आबादी में जब हम भारत के काउंटिंग करते हैं तो 60% केवल हाथी भारत में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं हाथी मेरा साथी कहा जाता है। तो विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर भारत में, विश्व का सबसे ज्यादा हाथी, और अब 2023 के बाद विश्व में सबसे ज्यादा हम आदमानव यानी हम भी सबसे ज्यादा होने वाले हैं। ये भी किताब हमको बहुत जल्द हासिल होने वाला है। तो विश्व में सबसे ज्यादा हाथी अगर कहीं पाए जाते हैं तो कितना, जितनी हाथियों की कुल आबादी है उसका अगर 100 हाथी है तो उनमें से 60 हाथी भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत में हाथी पाए जाते। इनकी जो गणना हुई थी हाथियों की 2017 ये लेटेस्ट इसकी जो गणना हुई थी, उसमें कितने 29,000, डेटा याद रखिएगा 29,964, कितना 29,000 कुल का 29,964 ये भारत में एशियन एलिफेंट है जो टोटल का 60% हिस्सा रखता है। कितना 60%, तो 60% 29,964 है। विश्व का निकालना हो कि टोटल कितने हाथी होंगे तो आप मैथ इतनी तेज आपकी होगी ही, आप इससे निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि
इनको किसमें रखा गया? देखो आईयूसीएन के द्वारा कई कैटेगरी जारी की गई। इनमें सबसे ज्यादा जो खतरा होता उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता? पहली कैटेगरी जो सबसे खतरनाक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, संकटापन का मतलब हुआ जिसको सबसे ज्यादा संकट है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगला इसमें होता है इंडेंजर्ड। तो इस प्रकार इसकी कैटेगरी है। तो क्या है? कैटेगरी बनाई गई। तो यहां पर इसको सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए इसे किस में रखा गया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं, बल्कि अभी हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे, जिसके लिए हमने कोई भी क्या प्रोजेक्ट नहीं लाया, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया। यहां पर क्या, जो हाथी है इसको, जो सेकंड वाली कैटेगरी है इंडेंजर्ड, इसको किस में रखा गया? इंडेंजर्ड में रखा गया है। और ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, इसका शेड्यूल 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार 5 और लास्ट 6, तो 6 इसमें क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें क्या है? शेड्यूल है। तो इसका जो सबसे ज्यादा जिसको खतरा होता उसे शेड्यूल 1 में रखा जाता। तो ये शेड्यूल 1 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1900 कब का है? 72 का, उसके शेड्यूल 1 में इसे रखा गया है। अब हाथी के लिए सबसे ज्यादा संकट क्या है? हाथी की संख्या, हाथी को लोग क्यों, किसके लिए ये सबसे ज्यादा अगर मेजर कहा जाए, इनका संकट क्या है? तो इनका संकट क्या है? तो इनका किया जाता है शिकार। शिकार इसलिए किया जाता है, आप कहेंगे क्या मांस खाने के लिए? नहीं, इसके जो हाथी दांत होते हैं, जिसे आइवोरी के नाम से जाना जाता, आइवोरी हाथी दांत बहुत बहुमूल्य होते। इनको बेचने के लिए क्या करते हैं? आदमियों के द्वारा, शिकारियों के द्वारा इनको मार दिया जाता है, फिर हाथी दांत क्या बेचे जाते हैं। उससे बहुत सारी औषधियां भी बनाई जाती हैं। तो ये दूसरा है मानव के साथ इनका संघर्ष होता है। मानव का मतलब हुआ जिस बहुत सारे जल, चूंकि बहुत सारी ऐसी बस्तियां होती बिल्कुल जंगल के नजदीक होती है, फिर हाथी कभी गांव के नजदीक आ गया, फिर आदमी क्या हाथी को भगाने के लिए उस पर प्रहार करता, जिससे कॉन्फ्लिक्ट यानी शुरू हो जाता है। और कई बार हाथी और मानव के बीच इतना आपसी संघर्ष भी देखने को मिलता है कि मानव क्या इसको अपना दुश्मन समझने लगता है हाथी को, और हाथी किसको दुश्मन समझने लगता है? मानव को। तो हाथी को जब भी मौका मिलता, यानी छोटे मोटे बच्चों को उठा ले जाता है और फिर कई बार बच्चों को मार देता। फिर गुस्से में आकर के जनता जब गुस्से में आती है तो हाथियों का क्या कर देती? निपटारा। तो ये हाथियों का इस प्रकार जो मानव के साथ संघर्ष होता है, तो ये इसके क्या है? यानी खतरे हैं। इसके अलावा अन्य रीजन, अन्य कानूनों में आएंगे तो इनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो लगातार मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों को, अपने रहन के लिए, आवास के लिए जंगलों को साफ करता जा रहा, जंगलों को नष्ट करता जा रहा, वो भी इसका क्या है? एक फैक्टर है। तो ये आमने सामने कॉन्फ्रंटेशन की वजह से, जब आमने सामने हाथी आ गए, उसकी वजह से हाथी किसको उठा के पटका? हाथी ने मानव को, फिर मानव संभला तो मानव ने निपटा दिया किसको? हाथी को। तो ये प्रत्येक कितना, तो ये कहा गया कि लगभग 500 कौन आदमी और लगभग 100 हाथी प्रत्येक वर्ष आपस में आमने सामने होने की वजह से मारे जाते हैं। इतनी डेथ होती है। कितनी? मानो ज्यादा 500 आदमी प्रत्येक साल और 100 हाथी प्रत्येक साल मारे जाते हैं। अब 60% हमने कहा भारत में विश्व का कुल हाथी का 60% पाया जाता है। तो इनकी आगे ध्यान रखिए 44% यानी लगभग आधी आबादी, 44% हाथियों की आबादी भारत के 4 राज्यों में पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और इसी के साथ आंध्र प्रदेश। ये वाला आंध्र प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य को मिलाने पर कितनी? 44% हाथियों की संख्या भारत में, आबादी 44%, मात्र 4 राज्यों में, 4 इसमें आ रहा, तो 4 राज्यों में 44% आबादी पाई जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये भी डेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट यानी डाला जा सकता है। बाकी हाथी के जो प्राकृतिक आवास थे, हमने कहा अन्य रीजन में बात किया जाए तो उनको क्या फ्रेगमेंट कर दिया गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ विखंडन कर दिया गया है, यानी अब उनके आवास को नष्ट कर दिया गया मानव के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे आप देखते हो रोड्स है, रेलवेज है, इनको बनाया जाता है जिससे हाथी की जो आवास है वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा पावर, हम बिजली तार निकाल रहे हैं और हाथी जा रहा था, बिजली का तार में चपेट में आ गया, फिर क्या हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इसके क्या हाथी के मरने के फैक्टर हैं। तो इसका आप सब रीजन हम जान चुके हो। इसके अलावा मानव के द्वारा अपनी कृषि, जो कृषि यूज होता था लैंड का कृषि के प्रयोग के लिए, तो अब चूंकि लगातार आबादी मानव की बढ़ती जा रही, तो मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जंगलों को नष्ट कर रहा है, साफ कर रहा, वनों को नष्ट करके जमीन के रूप में, यानी वनों को नष्ट करके वन जो भूमि थी उसको भूमि के रूप में कन्वर्ट कर रहा। ये भी प्रमुख रूप से क्या बन रहा है? यानी एक कारक है। बात समझ में आई? अब हाथी से मिलता जुलता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर, ये डेट कब की है? 17 सितंबर। तो ये भी आपका हमने कवर कर दिया कि यहां से क्वेश्चन आया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात किसकी है? 17 सितंबर और बात है 2022 की ही, पीछे नहीं, इसी साल 17 सितंबर को इन्होंने क्या किया कि भारत में जो चीता होता था, चीता कहते हैं बहुत तेज दौड़ता है, चीता भारत में विलुप्त 1952 में,
इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लास्ट टाइम ये कब 1947 में देखा गया था। तो ये 1952 में जब विलुप्त किया गया, चीता भारत में रहा नहीं, तो अब ये हुआ कि हम किसी दूसरे देश से भी भारत में री इंट्रोड्यूस कराएं चीता को। तो ये भारत में काफी दिन से बातचीत हो रही थी, इनके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग बनी और फिर आपने देखा हाँ ये चीता कोई पैदल नहीं आया है जिस पे आप कभी बैठ नहीं सकते, उस पर बैठ के आया। वीआईपी व्यवस्था इसके लिए की गई, एरोप्लेन की व्यवस्था की गई, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, उस पर आराम से क्या चीता बैठ के आए और 1 2 नहीं बल्कि 8। अब मोदी साहब हैं तो मोदी जी महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे करने की बात करते हैं, तो इसमें फीमेल की संख्या क्या है, ज्यादा 5 है। इसमें महिला सशक्तिकरण यानी कितनी है, फीमेल जो इसमें चीता फीमेल है वो 5 है और मेल कितने हैं, मेल 3 है। तो मेल 3 फीमेल 5, ये इसमें टोटल 8 आए हैं। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अगला फिर इंपॉर्टेंट है, तो ये कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, कहाँ है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये चीता कहाँ से आए, नामीबिया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लाए गए, कितने लाए गए, तो संख्या 8 है। कब, 17 सितंबर को। कहाँ इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। और फिर हमने कहा कहाँ से आए, नामीबिया। कहाँ से आए, नामीबिया से इनको लाया गया है। अब इसमें बात करें चीता संरक्षण के दिशा में एक फंड भी स्थापित किया गया, ये चीता कंजर्वेशन फंड के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन है जो चीता कंजर्वेशन फंड को स्थापित किए, ये लौरी मार्कर। तो लौरी मार्कर भी आप पूछ लेगा ऐसे कि चीता कंजर्वेशन फंड को किसने स्थापित किया था, तो लौरी मार्कर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं टाइगर। अब ये चीता की बात हो गई, अब टाइगर। टाइगर भी हमने कहा क्यों चर्चा में आ गया, वही याद करिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सचिव थे, पर्यावरण सचिव, उनको डांट फटकार लगाई कि आप प्रोजेक्ट टाइगर की भांति क्यों नहीं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप लेकर आते हैं, जबकि खतरा बहुत ज्यादा है। किसको, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, क्योंकि इसे सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। उनकी संख्या अगर उनको नहीं बचाया गया तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत कम समय में विलुप्त हो जाएंगे। अब इसमें अब यहां प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए चर्चा में आ गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमने कहा WPA 1972 का एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही। कब, तो ये एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया जाता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो ये कब का है, 1973 का है। कब का है, 1973 का है। और जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तो इसके अंतर्गत आने वाला पहला जो कौन था, पहला टाइगर कौन था, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कार्बेट। पहला कौन, कार्बेट इसमें शामिल किया जाता। और ये कार्बेट वही है जो एशिया का पहला नेशनल पार्क भी है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसे हैली के नाम से जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क। ये कहां है, उत्तराखंड में है। इस बात को भी आप क्या अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब भारत के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को बचाना, भारत ने इतना प्रयास किया तो बहुत जल्द ही भारत में इनकी संख्या भी 2 गुना से भी और आगे लगातार बढ़ती गई। और वर्तमान में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में जितने टाइगर पाए जाते हैं उसका, ये क्वेश्चन आपके पीछे में आ चुका, उसका 80% केवल भारत में पाए जाते हैं। कितना, 1-2% नहीं, 80% बाघों की संख्या कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और आपका पेपर उठा के देखिएगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा था कि भारत 70% से अधिक बाघों का घर है। बिल्कुल बात सही है। तो भारत में विश्व के जितने टाइगर पाए जाते हैं उसका 80%, और ये 80% संख्या जो लास्ट इसका कैलकुलेशन हुआ उसके हिसाब से कितनी होती है, 2967 यानी 2967। ये अब तक ये 80% ये टोटल संख्या होती है। तो लगभग 80% टाइगर जिनकी अब हम संख्या में बात करते हैं तो 2967 है। इनमें से सबसे अधिक कहां पाए जाते, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाने की वजह से मध्य प्रदेश को ही क्या कहा जाता, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जब ध्यान दीजिएगा, जब ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किया गया तो इसका एक डायरेक्टर भी बनाया जाता। तो इसका पहला जो डायरेक्टर बनाया गया था यानी 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर क्या को सफल इंप्लीमेंट कराने के लिए तो कैलाश सांखला को बनाया गया था। और एक कैलाश सांखला के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया, और इतना प्रयास किया गया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया उसके सक्सेस के पीछे किसी एक का हाथ पूछा जाए तो उसमें आप किसका कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, कैलाश सांखला। इसलिए कैलाश सांखला को किस नाम से जाना जाता है, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के टाइगर मैन कहलाते हैं। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। जो 1973 में शुरू किए गए जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके पहले डायरेक्टर भी रहे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम इसमें बात करें, सबसे ज्यादा हमने कहा मध्य प्रदेश में कितने, 526, दूसरे पे यहां 24 कर लीजिएगा, कर्नाटक के दूसरे पे 6 बन गया तो ये 524, कर्नाटक दूसरे 524 पाए जाते हैं। नंबर ऑफ संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ संख्या है कि कहां पर जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे
सबसे ज्यादा ये आपका टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं, इन बाघों की संख्या हो रही टाइगर रिजर्व की, नहीं ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा 526 कहां, मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक 524, फिर 442, कितना 442 कहां पाए जाते हैं, 442 पाए जाते हैं। यूके का मतलब हुआ यूनाइटेड किंगडम, नहीं, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में 442, और यूपी में अपना यूपी प्यारा सा 173 कहां पाए जाते हैं, 173 टाइगर यूपी में पाए जाते हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा 190, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो कहां, ये असम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, असम में। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं, तो नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526, दूसरे नंबर पे कर्नाटक 524, तीसरे नंबर पे कौन, उत्तराखंड 442, और अगला फिर बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो कितना, असम में 100, कितना, असम में 190, और साथ में यूपी अपना देखें तो यूपी में 173 टाइगर्स, ये नंबर ऑफ टाइगर है, बाघों की संख्या पाई जाती है। और अब ये बाघों की संख्या पाई जाती है तो इनकी हम कितने साल पर काउंटिंग करते हैं, तो इनकी काउंटिंग कितने साल पे की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक 4 वर्ष, कितना, प्रत्येक 4 वर्ष पे। तो ये 2006 से शुरू हुई है, 6 में पहली हुई है, 2004 ऐड कर दीजिए, 10 में दूसरी हुई, इसके बाद फिर कब हुई, 14 में हुई, फिर कब हुई, 18 में हुई, अब कब होगी, 2022 में होनी चाहिए, अभी फिलहाल हुई नहीं। अभी तक कितनी बार ये काउंटिंग हो चुकी है, तो ये 4 बार, 2006 से शुरू हुआ तो 6, 10, 14, 18, तो ये 6 में जब पहली बार काउंटिंग की गई तो वहां पर भी हमने क्या किया, ये डेटा लिया, और ये प्रत्येक वर्ष इनकी लगभग औसत रूप से 6%, कितना, प्रत्येक साल अगर वृद्धि पूछा जाए भारत में टाइगर की कितनी संख्या बढ़ी है तो लगभग 6%, ये भी डेटा याद रखिए, प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 6% हुई है। अब 2006 से हमने शुरू किया और कहा कि प्रत्येक 4 वर्ष पर इनकी काउंटिंग की जाती है, तो इसका मतलब हुआ 2006 में कितनी थे, तो ये देखिए 14-11, 2010 में कितनी इनकी संख्या हुई, 1706, उसके बाद कितनी, 2014 में आप बात करेंगे तो कितना, 22, 14 में कितने, 22, 26, देखो 14 वाला कैसे याद रखो, 22 और 26 के बीच कितना गैप है, 4 का, कितना गैप है, 4 का, कितना गैप है, 4 का, तो आपको याद रहेगा कि 14 में संख्या कितनी थी, 22-26 का कितना गैप है, 4, 2014 में 22-26 थी, और 2018 ये तो आप बिल्कुल याद ही होगा, ये आपको पता भी होना चाहिए, 2967, देखो 2200 से 29, देखो ये 1400 से 1700, 1700 से 2200 और 2200 से 2900, हर साल इसमें लगातार क्या, यानी लगातार अगर पूछा जाए कि 2006 से या पिछले दशक में लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई तो बिल्कुल बात सही होगा, क्योंकि किसी में गिरावट हुई ही नहीं है। यहां क्लियर, ऐसे स्टेटमेंट के लिए भी आप तैयार रहिए, इसलिए हमने यहां पर डेटा बताया। तो इसके पिछले में कितनी, 2226, 4 का गैप है, 22 आपको याद रखिए, तो 2014 में तो 22 याद रखिए, 4 प्लस कर लेना, तो 2014 में 2226 रही है, 2018 में 2967 रही है। अगर इसके पीछे की हम बात करें 2010 में तो 1706 रही है, 1706 रही है, 1706, और 2006 वाला याद रखिएगा, 6 में कितना रही, 14-11, कितना, 1411, ये संख्या किसमें रही, 6 में, तो लगातार इसमें क्या हुई है, लगातार इसमें वृद्धि देखी गई है। अब हम बात करें कि वर्तमान में भारत के कितने टाइगर रिजर्व हैं, वर्तमान में टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो कितने हैं, 53, टोटल नंबर आप कितने हैं, 53। आप कहेंगे कहीं कहीं 54 भी दिख सकता, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत सरकार के द्वारा अभी तक अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व कहां है, छत्तीसगढ़ में, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया था, लेकिन अभी भारत सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो काउंट नहीं होता। तो पहले कौन, लास्ट वाला ये कौन इसमें शामिल किया गया, रानीपुर। रानीपुर कहां, ये आपका यूपी में है, कहां है, यूपी के कहां, चित्रकूट में स्थित है, जो अभी लेटेस्ट है जिसको इसमें नोटिफाई किया गया है। बात करें रानीपुर सबसे लास्ट है और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम जब लिखे भी हैं यूपी स्पेशल, विशेष पे भी ज्यादा ध्यान देते, अगर करंट में कोई न्यूज होती तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। तो ये रानीपुर ये कब 1977 कब स्थापित होता है, 1977। ध्यान दीजिएगा अभी तक इसमें कोई टाइगर रहता नहीं है, नो रेसिडेंट ऑफ टाइगर, इसमें अंत में लाया जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा यूपी का चौथा, यूपी का कौन बन गया, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, चूंकि चित्रकूट कहां, बुंदेलखंड में, अगर यूपी का आप ऐसे मानचित्र बनाते हैं तो यूपी का, तो यूपी वाला ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट क्या कहलाता, बुंदेलखंड कहलाता। और यहां पर ये क्या है, चित्रकूट, यहां पर क्या है, चित्रकूट है, और इसी चित्रकूट में बुंदेलखंड के चित्रकूट, तो ये बुंदेलखंड की बेल्ट में स्थापित होने वाला ये क्या बन गया, पहला टाइगर रिजर्व बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी कोई भी इसमें कोई टाइगर नहीं रहता है, बाद में से लाया जाएगा। तो और यूपी का ये क्या है, यूपी का चौथा है। तो यूपी के बाकी कौन है, तो बाकी आपको दुधवा कहां, लखीमपुर खीरी है। दूसरा कौन हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। दूसरा कौन हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और तीसरा कौन हो गया, अमनगढ़। कौन, अमनगढ़। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ध्यान दीजिएगा 2014 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 14 में। तो ये दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, इनको भी आप सर्च गूगल कर लीजिएगा कि ये कब स्थापित हुए, कहां स्थित हैं, इन सबको आप सर्च कर लीजिएगा।
क्योंकि अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत नाम से ही पीलीभीत, दुधवा लखीमपुर खीरी, यहाँ कब कब स्थापित हुए, ये डेट भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये सुमेलित में पूछा जा सकता है। इनमें से हमने कहा जो रानीपुर है ये कब 1977 में स्थापित किया जाता, 1977। आगे देखिएगा अगला वाला क्या है, यहाँ जो रानीपुर चित्र को, ये आपका जो इंडिया का मानचित्र आपने बनाया था, ये इंडिया बोले, ये बुंदेलखंड वाला ये वाला बेल्ट, तो ये आपका कौन था, बुंदेलखंड वाला। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है यह किस प्रकार की है, ड्राई शुष्क है, डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब हुआ पर्णपाती वन पाए जाते। तो जो आपका ये बुंदेलखंड का अभी कौन रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात किए हैं, तो यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती। कैसी पाई जाती है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती, दो प्रकार की पर्णपाती वनस्पति उन्हें कहा जाता है जो साल में कभी ना कभी पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, तो उन्हीं को पर्णपाती, और पर्णपाती भी दो प्रकार की होती है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और शुष्क। शुष्क मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती, वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे शुष्क पर्णपाती कहा जाता है। इसमें कौन, पलाश यहां पर पाया जाता है, खैर पाया जाता है, महुआ पाया जाता है, साल पाया जाता है, बांस पाया जाता है, तेंदू, तेंदू जिससे आप कौन यानी जो बीड़ी बनती है इससे तेंदू से बनती है, तेंदू के पत्ते से तेंदू पाया जाता है, और धौ पाया जाता है। तो ये सब यहां पर पाए जाते हैं कौन, इसमें तो पलाश हो गया, खैर हो गया, साल हो गया, पलाश, खैर, साल, और उसके बाद महुआ, महुआ के बाद बांस, उसके बाद तेंदू और धौ, ये सब पाए जाते हैं। अगर जानवर की बात करें जिसे फाना कहा जाता है, तो यहां पर कौन कौन फाना पाया जाता, तो ब्लैक बक, ये ब्लैक बक यहां पर, चिंकारा यहां पर पाया जाता, सांबर यहां पर पाया जाता, तो ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, सांबर हो गया, चीतल हो गया, भालू हो गया, लियोपोर्ड हो गया, ये ओल भेड़िया हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, और ब्लू बुल, कैसा, ब्लू माने नीला, ब्लू माने सांड, यहाँ नीला सांड पाया जाता है। तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ जानवरों में कौन, ब्लैक बक, चिंगारा, सांबर, चीतल, भालू, लियोपोर्ड, भेड़िया, जंगली कुत्ता, ब्लू बुल, ये सब पाए जाते हैं। अब हम बात इसी में कर लेते हैं किसकी, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन देखो दो चीजें हैं, टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, टाइगर पॉपुलेशन डेंस, टाइगर पॉपुलेशन, अगर टाइगर पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां है, तो एक नंबर एक पे कहां है, तो ये वृद्धि कहां हुई, ध्यान दीजिएगा, एक हो गया टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां है, तो नंबर एक पे हमने क्या कहा, नंबर एक पे मध्य प्रदेश, नंबर दो पे कर्नाटक 526, 524 और 442 उत्तराखंड। तो ये आपके तीन राज्य टॉप के हैं। लेकिन अगला हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाघों की संख्या, टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, तो वृद्धि कहां हुई है, मध्य प्रदेश में वृद्धि भी सबसे ज्यादा हुई है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश दोनों में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे यहां कर्नाटक है, बीच में कौन है, महाराष्ट्र। वृद्धि के मामले में क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वृद्धि वाला पूछेगा और कहीं आप क्या संख्या वाला लगा के आएंगे तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई और नंबर 2 पे कौन रहा है, महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कौन, कर्नाटक रहा है। अब हम बात करें कि अगला भारत के ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व है जहां पर एक भी वर्तमान समय में टाइगर नहीं रहता, तो 3, बुक्सा पश्चिम बंगाल का, बुक्सा पश्चिम बंगाल का, पलामू कहां का, पलामू झारखंड का, और डंपा मिजोरम का। तो डंपा, पलामू और बुक्सा, यहां पर एक भी, यहां की जो टाइगर रिजर्व में अब जीवित एक भी यहां पर टाइगर नहीं है। तो ये भी आप फैक्ट, बेसिक फैक्ट है जो आप ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज और पूछा जाता है कि डेंसिटी, टाइगर डेंसिटी मतलब हुआ, मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसी में क्या है, इतने क्षेत्र में, यहां पर इतने क्षेत्र में 20 टाइगर हैं और ये क्षेत्र है, इसमें केवल 2 टाइगर हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये जो वाला छोटा वाला, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यहां कम क्षेत्र में जब क्या किया जाए, एरिया कम हो और उसके बनस्पत संख्या क्या हो जाए, ज्यादा, तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको कहा जाता है टाइगर डेंसिटी रिजर्व। तो टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन कौन है, तो इसमें नंबर 1 पे कार्बेट, कहां का है, कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड का है, दूसरा नागरहोल और तीसरा बांदीपुर। तो ये कर्नाटक के 2 हैं, एक उत्तराखंड के। अगर ये डेंसिटी के मामले में पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो इन्हीं में घुमा सकता, तो डेंसिटी के मामले में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड चले जाना, उत्तराखंड में डेंसिटी सर्वाधिक है, कार्बेट नंबर 1 पे टाइगर डेंसिटी में है, नंबर 2 पे हमने क्या कहा, कौन है, तो ये आपका कौन है, नागरहोल, नंबर 2 पे कौन है, नागरहोल है, और नंबर 3 पे यही कर्नाटक का बांदीपुर है। तो 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक सर्वाधिक बाघों की संख्या किन राज्यों में है, तो नंबर 1 पे हमने कहा मध्य प्रदेश में है, नंबर 2 पे नंबर 2 पे कौन है, कर्नाटक है, और 526, 524, नंबर 3 पे उत्तराखंड 442। दूसरा हमने कहा वृद्धि सर्वाधिक कहां हुई, तो मध्य प्रदेश में वृद्धि भी हुई, लेकिन 2 नंबर पे वृद्धि महाराष्ट्र में हुई, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। तीसरा हमने कहा कि डेंसिटी सर्वाधिक कहां है, अगर डेंसिटी के मामले में पूछा जाए टाइगर की, तो जिम कार्बेट नंबर 1 पे हो जाएगा, कार्बेट उत्तराखंड वाला, नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, तो नंबर 2 पे हमने कहा नागरहोल, नंबर 2 पे नागरहोल, और नंबर 3 पे कौन हो जाएगा आपका बांदीपुर
कर्नाटक का ही बांदीपुर। तो ये 3 हो गए। कहां ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व हैं जहां एक पर भी एक भी टाइगर की संख्या नहीं पाई गई? तो हमने कहा बुक्सा पश्चिम बंगाल का, उसी के बगल कौन हो गया? झारखंड का पलामू। और तीसरा आपका कौन बताए थे? तो तीसरा मिजोरम का डंपा, जहां पर एक भी टाइगर नहीं है वर्तमान समय में। अब टाइगर को बचाने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भारत में सर्वाधिक संख्या, तो भारत जो बोलेगा हां तो हां, विश्व के अन्य देश, क्योंकि भारत में 80% से ज्यादा क्या पाए जाते हैं? टाइगर। तो भारत जो बोलेगा उसको क्या विश्व के अन्य देशों को भी क्या करना होता है? मानना पड़ता है। तो भारत के द्वारा ध्यान दीजिएगा 2010 यानी 6 में ये काउंटिंग शुरू हुई और 10 में भारत के द्वारा जो कितने 14 वर्तमान में जिसे टाइगर रेंज देश कहा जाता है, यानी ऐसे देश जहां टाइगर फैले हुए हैं उनको टाइगर रेंज कहा जाता है। और टाइगर रेंज देश पूरे विश्व में कितने? 14। इसी में से टाइगर रेंज में एक देश है रशिया, और रशिया का एक शहर है पीटर्सबर्ग। और पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन जारी की गई कि हम 2010 में हैं, जब इसको 2020 में पहुंचे तो इसकी संख्या जो टाइगर की वर्तमान में संख्या है ये डबल हो जानी चाहिए। और इसी जो टाइगर रिजर्व डबल कर लेगा उसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? T/2 का अवार्ड। और ये आपने अभी देखा होगा भारत का जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में है, इसको क्या किया गया? इसी अवार्ड से नवाजा गया है। बात समझ में आई? ये क्लियर आपका होना चाहिए कि ये पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का संबंध इसी 2010 की अगले 2010 से लेकर 2020 तक अगले 10 वर्षों में जो टाइगर रिजर्व संख्या बाघों की दुगना कर लेगा उसको T/2 अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब ये टाइगरों की जो काउंटिंग होती है उसमें कुछ क्या प्रयोग की जाती है टेक्निक्स? पहले पग मार्क, इनके कहां कहां हाथी के पैर पग मार्क के माध्यम से प्रयोग किया जाता था, यानी उनकी काउंटिंग होती थी, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती थी। तो आगे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई तो ये क्या किया गया? उनकी काउंटिंग का तरीका भी बदलता गया। अभी जो ये आपका किया जाता है, ये मॉनिटरिंग इनकी जो की जाती है, ये इसके लिए यम स्ट्राइप्स, ये ध्यान रखिएगा, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। यम स्ट्राइप्स का मतलब हुआ मॉनिटरिंग, क्या हो गया? मॉनिटरिंग। और यहां टी से हो गया टाइगर, मॉनिटरिंग टाइगर, और ये आपका क्या हो गया? इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ये यम स्ट्राइप्स की क्या है? तो ये यम स्ट्राइप्स का प्रयोग क्या किया जाता है, यानी इसका मॉनिटरिंग करने के लिए, या यम से मॉनिटरिंग है और टी से है टाइगर का। तो ये मॉनिटरिंग टाइगर्स और इकोलॉजिकल स्टेटस, अंत में इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये जो टाइगर की मॉनिटरिंग की जाती है वो किससे? यम स्ट्राइप्स के द्वारा की जाती है। अगला इसमें है कौन? तो ये आपका अगला फिर आपका इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स, यानी इसे CA/TS के नाम से जाना जाता है। कितना? CA/TS के नाम से जाना जाता है। तो ये कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड, और इसमें भारत के 14 कितने? भारत के 14 टाइगर रिजर्व भी शामिल किए गए, यानी जो क्रिटिकल वाले टाइगर रिजर्व हैं उसको क्या किया जाता? किसमें? कंजर्वेशन एश्योर्ड। निश्चित रूप से उनका संरक्षण होना चाहिए और टाइगर्स के लिए उनको बचाने के लिए एक मानदंड स्टैंडर्ड स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये आपका कौन हो गया? यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड को भी यानी लाया गया है, जिसमें भारत के 14 टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है। 3 है असम के, तो इसके आप इसकी संख्या 14 पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके। अब भारत के जो 53, भारत के कितने? भारत के 53 टाइगर रिजर्व हैं, इनकी हम खटाक से संख्या देख लेते हैं। हालांकि इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपको बना दी टॉपिक वाइज, वहां पर भी कवर करवाए हैं। यहां पर अगर नजर डालें तो ये कौन हो गए? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये राज्य कौन है? अरुणाचल। यहां मानचित्र हमने अपने हाथ से बनाया, चाहते तो यहां वो भी लगा सकते थे, लेकिन आप इसी प्रकार अपने आप मानचित्र भरिए, जब भरोगे तो दिमाग में जाएगा और चीजें याद रहेंगी। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में यानी क्या है? आपका मित्र है जिसका नाम है अरुण। आपके मित्र का नाम क्या है? आपके मित्र का नाम है अरुण। आपके मित्र का नाम क्या है? आपके मित्र का नाम अरुण है। उससे आप कोई काम करने के लिए बोले हो तो बार बार पूछते हो काम सही, यानी कुछ बता नहीं रहा तो उससे पूछते हो अरुण भाई काम हो जाएगा ना? अरुण नाम का आपका दोस्त है, तो अरुण नाम का आपका दोस्त है, उससे पूछते हो अरुण भाई काम हो जाएगा ना? तो इससे आप कहेंगे सर इससे कौन ट्रिक निकली? ट्रिक निकल गई, यानी कौन? अरुण, अरुणाचल प्रदेश के कौन? यानी उसका नाम क्या है? तो नाम से नाम, और फिर पूछते हो अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा ना? काम पक्का हो जाएगा, अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा। कौन इसका? तो अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा, अरुण भाई काम पक्का हो जाएगा। तो आपके कौन हो गए? नाम से नाम दफा और पक्का से पक्के हो गया, और काम से कामलांग, यानी नाम दफा पक्के और कामलांग। ये कहां स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 3 याद हुए गए, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। आपका दोस्त कौन? अरुण। अब वो आपका दोस्त इतना पक्का है कि उससे पूछते हो कि भाई अरुण काम पक्का काम हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा। कहते नहीं पक्का काम, कोई भी काम सोते हो तो आप बोलते हो काम हो जाएगा ना पक्का। तो ये आपका क्या है? पक्का काम हो जाएगा ना। तो ये आपका मित्र यानी अरुण से बोलते हो, यानी आपका पक्का मित्र है अरुण। आपका पक्का मित्र कौन है? अरुण। आपका मित्र कौन? अरुण। पक्का मित्र अरुण है, उससे पूछते हो काम हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया?
कौन? अरुण हो गया। तो ये आपका कौन हो गया? नाम दफा हो गया। और उसके बाद कौन हो जाएगा? पक्के और कामलांग, 3 हो गए यहाँ। और इसके बाद आइए मिजो। मिजोरम में कौन है? डंपा। मिजोरम में इधर केवल कौन है? डंपा। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 और मिजोरम के केवल 1 डंपा। मिजोरम का सबसे लास्ट में डंपा। अब इसमें असम। असम, असम में कौन कौन है? तो इसको हम देख लेते हैं। असम में एक जरूर आपको याद होगा, कौन होगा? काजीरंगा। ये आपको याद होगा, काजीरंगा। रंग, रंग से यहां रंग लिख लीजिए, रंग आगे लगा दीजिए ओरांग, बस। दूसरा रंग से ओरांग, रंग से ओरांग, तो काजीरंगा। और रंग से यहां अन की बिंदी आ रही, ये अन की बिंदी से ना बना लो, तो ओरांग से अगला क्या बन जाएगा? ना मेरी। क्या बन जाएगा? ना मेरी, ना मेरी, ना मेरी। क्या बन जाएगा? ना मेरी। और इसके बाद यहां देखो सम आ रहा है, यहां भी आपका कौन हो रहा? मानस। मा असम सम मानस, असम मानस। तो ये आपका कौन हो गया? ये आपका मानस। तो कौन हो गया? काजीरंगा, मानस, ओरांग, ना मेरी। ओरांग, ना मेरी। ये 4 कहां हैं? तो 4 हैं असम में। 4 कहां हैं? असम में। अब इसी के बाद पहुंचिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 हैं। पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 अक्षर हैं इंग्लिश वाले, WB वेस्ट बंगाल। तो 2 यहां हैं भी, एक सुंदरबन है, एक आपका कौन है? बुक्सा। सुंदरबन, बुक्सा। सुंदरबन बी से बुक्सा, और अगला कौन हो गया? सुंदरबन। बुक्सा, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आइए अगला, अगला हम देखते हैं खटाखट इसमें। इसके बाद आइए, इसमें आइए अब यहां बिहार। बिहार में केवल एक बा से बिहार, बा से वाल्मीकि। बिहार में कौन है? वाल्मीकि। झारखंड में कौन है? पलामू। 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 तो झारखंड में कौन है? पलामू। अगला आइए, अब इसमें हम किसका देखते हैं? इसमें उड़ीसा। उड़ीसा में कौन शामिल है? तो उड़ीसा में 2 शामिल है। उड़ीसा में कैसे याद रखिएगा? उड़ीसा में कौन कौन शामिल है? तो उड़ीसा। आपकी सास कहाँ की है? सासू माँ कहाँ की है आपकी? उड़ीसा की। मान लो किसी की सासू माँ उड़ीसा की है, तो आप उससे अपना अपना माइंड में रखिए, आपकी सासू माँ उड़ीसा की है। और ये उड़ीसा 7 से हो गया सतकोसिया, अगला 7 से हो गया सिमलीपाल। तो टाइगर रिजर्व में कौन शामिल है? नेशनल पार्क की संख्या ज्यादा है, लेकिन टाइगर रिजर्व अलग है, दोनों ध्यान दीजिएगा। तो सतकोसिया, सिमलीपाल। आपकी सासू माँ कहाँ है? उड़ीसा की। तो कहाँ? तो इसका सतकोसिया, सिमलीपाल। इसके बाद आंध्र प्रदेश में केवल एक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और यही भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। अगला है, अब इसमें आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में है कितने? तो तमिलनाडु में है कितने? 5। तमिलनाडु में 5। तो एक तो अन्नामलाई, ये नाम आप भूल ही नहीं सकते। एक अन्नामलाई हो गया, दूसरा मुडुमलाई हो गया, मुडुमलाई, और तीसरा ये T*2 का अवार्ड जो जीता है सत्यमंगलम। 3 तो ये हो गए, अन्नामलाई, मलाई, फिर मलाई से मुडुमलाई, अन्नामलाई कौन हो गए? अन्नामलाई, मुडुमलाई, अन्नामलाई, मुडुमलाई। कौन कौन हो गए तमिलनाडु में? अन्नामलाई, मुडुमलाई, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम के बाद श्री बिल्लीपुथुर, मेगामलाई। श्री बिल्लीपुथुर, यहाँ आइए, श्री बिल्लीपुथुर। कौन है अगला? श्री बिल्लीपुथुर, मेगामलाई। अगला है कलाकाड, मुंडनथुरई। कलाकाड, मुंडनथुरई। अगला कौन हो गया? कलाकाड, मुंडनथुरई। तो ये 5 कौन हो गए तमिलनाडु में? तमिलनाडु में कितने हो गए? 5। कौन कौन? हमने कहा अन्नामलाई, मुडुमलाई। कौन कौन? अन्नामलाई, मुडुमलाई, अन्नामलाई, मुडुमलाई, सत्यमंगलम। उसके बाद कौन हो गया? कौन? तो ये आपका श्री बिल्लीपुथुर, मेगामलाई। उसके बाद मुंडनथुरई। कौन हो गया? कलाकाड, मुंडनथुरई। तो ये 5 कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के बाद आइए पापा। पापा कहाँ गए हैं? केरल घूमने। पापा कहाँ गए? सासू माँ उड़ीसा की थी, पापा गए केरल, सासू माँ उड़ीसा। तो केरल में पापा, पा से हो गया पेराम्बिकुलम, और पा से हो गया पेरियार। पा से पेराम्बिकुलम, अगला पा से पेरियाल, पा से पेरियाल। अब इसमें आइए बीच का तेलंगाना। तेलंगाना में 2 हैं, एक है कंवल और दूसरा है अमराबाद। तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व है, एक कौन हो गया? कंवल, और दूसरा क्या हो गया? तेलंगाना में एक कंवल और दूसरा अमराबाद। अब यहाँ आइए कर्नाटक। अब देखो इसकी अजीब मजेदार ट्रिक है। जब भी आप नाटक करते हो तो आपके बाबा जिन सबके आपके जिनके भी बाबा होंगे, बाबा बुला करके आपका क्या करते हैं? बाबा एक डंडा उठाए और आपका दय दनादन, बाबा डंडा उठा के दय दनादन शुरू करते हैं। और फिर आपका क्या? सारे के सारे जितने नौटंकी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सारे भद्रा आपके दूर, भद्रा मतलब आपकी नौटंकीपन दूर हो जाती, भद्रा उतर जाते। तो आप कहते हो बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना, बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना। बाबा, आप कहते बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना, बाबा डंडा से भद्रा ना उतारो ना मतलब नेगेटिव में है। तो बा से हो गया कौन? आइए इसमें हम जानते हैं कौन कौन है। तो बा से आपका हो गया, कौन कौन हो गए बा से? तो बा से अगला बांदीपुर, ये बांदीपुर हो गया। अगले बा से बिलीगिरी, कौन हो गया? बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी। अगला बा से बिलीगिरी, कौन? बांदीपुर, बिलीगिरी रंगनाथ। अगला कौन हो गया? डंडा से डंडेली अंसी। और इसके बाद भद्रा से भद्रा, यहाँ का है ये, तो ये हो गया। और ना से हो गया नागरहोल, तो नाटक करोगे तो बाबा डंडा से भद्रा उतारेंगे, तो आप बोलोगे बाबा डंडा से भद्रा उतारो ना। तो कौन हो गए? तो बांदीपुर हो गया। अगला कौन हो गया? तो अगला होगा बिलीगिरी
बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी रंगनाथ, तो कौन बांदीपुर बिलीगिरी रंगनाथ, उसके बाद कौन हो गया डंडेली अंसा अंसी, उसके बाद भद्रा, फिर आपका नाश हो गया नागरहोल। अब आइए इसमें, अब आइए ये वाला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आइए तो महाराष्ट्र के आप कौन कौन जानते हो, तो देखिए महाराष्ट्र का टडोबा, ये बहुत फेमस, अंधेरी, अंधेरी कहाँ महाराष्ट्र में, अंधेरी का नाम सुनिए हो, एक आपका कहाँ है मुंबई महाराष्ट्र में, अंधेरी, अंधेरी कहाँ है महाराष्ट्र में, अंधेरे में रहोगे तो बोर होगे, अगर अंधेरे में रहोगे तो क्या होगे बोर होगे, तो अंधेरी, अंधेरी बोर, अंधेरी बोर, अंधेरी, अंधेरे में रहने पर बोर होते हो, अंधेरे में रहने के रहोगे तो बोर होगे, और बोर होगे तो आपका क्या चाहिए नया, नयापन, और नयापन के लिए क्या चाहिए किसी का साथ, और साथ मिले और मेल हो जाए तो और अच्छी बात है, साथ मिले तो अच्छी बात है, मेल हो जाए तो आपका और अच्छी बात है। तो आपके कैसे याद हो गए महाराष्ट्र के, हमने कहा अंधेरे में रहोगे तो होगे बोर, और बोर होगे तो चाहिए कोई क्या साथी, और साथी चाहिए, साथी मिल गया तो अच्छी बात है, और नया कोई नया साथी चाहिए, अंधेरे में रहोगे तो बोर होगे, तो इससे छुटकारा क्या है, नया साथी ढूंढो, नया साथी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन मेल मिलाप हो जाए तो और अच्छी बात है, नया साथी मिले तो अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा मेल मिलाप हो जाए, केमिस्ट्री मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो कौन कौन हो गए अंधेरी, अंधेरे में रहोगे तो अंधेरी यहाँ का टडोबा अंधेरी, और दूसरा कौन हो गया हमने कहा बोर हो गए तो बोर यहाँ का टाइगर रिजर्व है, और बोर हो गए तो चाहिए क्या नया साथी, तो नया क्या यानी नया का मतलब हुआ नवे गांव, नवे गांव नागजीरा, नवे गांव नागजीरा, नवे गांव नागजीरा, उसके बाद साथी, साथी से सह्याद्री, साथी से सह्याद्री, और साथी मिल गया तो अच्छी बात, और मेल मिलाप हो जाए तो और अच्छी बात है, फिर कहां तो मेलघाट। तो ये आपके कितने हो गए, यानी 1 2 3 4 5, 5 जो महाराष्ट्र के हैं वो भी हमने बाय ट्रिक आपको क्या याद करवा दिया, क्या याद करवा दिया। अब बचा है कौन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में संख्या इनकी है 6, और यहां की भी मजेदार ट्रिक सुनिए, मध्य प्रदेश की भी मजेदार ट्रिक क्या है ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश का याद रखना है, आपका दोस्त है कान्हा, उसकी वाइफ का नाम है पत्नी, यानी वाइफ, अभी वाइफ बना लीजिए, वाइफ ही ज्यादा सही है, या गर्लफ्रेंड, आपको जो भी बनाना वो आप बना सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड किसकी है, यानी कान्हा की पन्ना, पन्ना नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड के साथ वो घूमने कहाँ जाता है, यानी अपना दोस्त उसका संजय, संजय से कहता है कि समय से आ जाना, क्योंकि सवाल यहां इज्जत का है, लेकिन संजय आता ही नहीं है, यही तो पेच फंस जाता है, पेच फंसा संजय गायब। तो आप ट्रिक क्या याद रखोगे, क्या बोलता है कौन, कान्हा अपनी पत्नी को घुमाने कहां ले गया, सतपुरा के वनों में ले गया, सतपुरा के वन में ले गया, लेकिन पेच ये फंसा, कान्हा कौन उसका दोस्त संजय आया ही नहीं, पेच ये फंसा संजय आया नहीं, तो कौन हो गया, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, सतपुरा हो गया, और उसके बाद कौन और गया किस लिए था, वन में बाघों को देखने, बाघ दिखाने, तो बाघ से कौन हो गया, बांधोगर हो गया, लेकिन पेंच ये फंसा तो पेंच हो गया, और की संजय आया ही नहीं, संजय डुबरी। तो ये कितने हो गए 6 कहां के याद रखना, मध्य प्रदेश के कितने हो गए 6, और मध्य प्रदेश के बाद अब आइए सीधे कहां का, यानी अब हम राजस्थान में आपके कितने हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी, 4 कौन है राजस्थान। अब जैसा नाम है राजस्थान राजपूतों का, वैसा यहां नाम भी है रणथंभौर, वैसे नाम भी ये टाइगर रिजर्व बिल्कुल मैच करते हैं टाइगर जैसे, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, कहते हैं एक एक नाम लग रहा है सरकलम हो रहे हैं, इनको क्या किया जा रहा है, सरकलम किया जा रहा है, रणथंभौर, और दूसरा कौन सरिस्का, फिर कौन मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी। तो ये कितने हो गए, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, ये कितने हो गए 4। ये 4 कहां है, 4 है राजस्थान में, 4 कहां है राजस्थान में है। अब आपका कौन बचता है, आपका ये वाला बचा यूपी में 4 है, 4 यूपी में भी है दुधवा, पीलीभीत, पीछे भी हम बता चुके, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, और सबसे लास्ट में चित्रकूट। अब बचा यहां इधर से कौन बचा है, उत्तराखंड में 2 हैं, एक है कार्बेट जो भारत का पहला नेशनल पार्क, एशिया का पहला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, और इसे पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। और दूसरा है राजा जी, दूसरा कौन है राजा जी, और दूसरा कार्बेट, 2 कहां हैं उत्तराखंड में। तो ये हमने आपके क्या किया, सारे के सारे जितने थे वो हमने आपको याद करवा दिए। एक यहां छूट रहा, कौन, अपना छत्तीसगढ़, कौन, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में यानी आई ऊ, तो आई ऊ, तो ये क्या हो गया, आई ऊ से आप कहेंगे क्या, तो ये आपका आई से हो गया इंद्रावती, ऊ से हो गया उदंती सीता नदी, और ये से हो गया अचानक
अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार। और ऊ से कौन हो गया? उदंती, उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी। और आई से हो गया इंद्रावती, इंद्रावती। अचानक मार इंद्रा, किसको? जो उदंड है। अचानक मार इंद्रा जो उदंड है, किसको मार? अचानक मार, इसको याद कर सकते हो, अचानक मार मार अचानक मार सीता, अचानक मार सीता जो उदंड है। तो इससे आप ट्रिक निकाल सकते हो। तो यहां पर कौन हो गया? आई ऊ, अचानक मार, और आई से आपका हो गया इंद्रावती, और ऊ से होगा उदंती सीता नदी। तो ये भारत के सारे कितने 53 टाइगर रिजर्व थे। और लास्ट में जाते जाते ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है हर साल? तो 29 जुलाई। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के अन्य चीजें भी यहां ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या किया गया? बाघों के संरक्षण के लिए एक फोरम स्थापित किया गया, जिसे ग्लोबल टाइगर फोरम के नाम से जाना जाता है, या इंटरनेशनल बॉडी है, अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय, जो विशेष रूप से केवल और केवल किसके संरक्षण के लिए? बाघों के संरक्षण के लिए काम करती, बाकी और कोई काम नहीं करती है। तो और इसी के द्वारा, यानी कब ये स्थापित किया गया? इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम। तो उसके लिए एक सिंपोजियम भी हुआ था 1993 में, 1993 में, जिसे इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता। भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, तो भारत में ही यह सिंपोजियम होगा। यह 1993 में हुआ, और इसी की सिफारिश पर जो ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया, यह 1994 में स्थापित किया जाता। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? नई दिल्ली। ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर्स कहां है? नई दिल्ली में है। प्रत्येक 3 साल पर एक बार मीटिंग हो जाती है। और इसमें कुल अगर पूछा जाए, जहां टाइगर रेंज वाले देश हैं, टोटल कितने हैं? 14। टोटल कितने? 14 हैं। अब सेंट पीटर्सबर्ग वाला 2010 में बता चुके हैं, बाघों की संख्या डबल करने के लिए लाया गया था। दूसरा आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो 2008 में इसमें भारत सरकार के अथक प्रयासों से इसे शुरू किया गया है। जिसमें क्या है? भारत सरकार तो है ही, इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई भी शामिल हो सकता, सिविल समाज, कम्युनिटी, कोई भी समुदाय, कोई भी प्राइवेट सरकारी कुछ भी आए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का पार्ट बन सकता। 2008 से शुरू है। इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों में विशेष रूप से विश्व बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसमें मदद दी जाती। एक प्रकार का या क्या? ग्लोबल अलायंस है, एक प्रकार का ग्लोबल अलायंस है, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या को संरक्षित करना। इसके अलावा भारत में भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही, यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही 1972 का है। इसी के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे नटका के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब होती? 2005 में की जाती है। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा फिर जो ये कब दिया जाता? तो जो 1972 का एक्ट था, इसमें